तो हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो आपके इंग्लिश के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इंग्लिश का पूरा सिलेबस कवर कर देंगे। डिटर्मिनर्स हो गया, मॉडल्स हो गया, टेंसेस हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया, उनका कन्वर्जन हो गया, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, विद नोट्स आपको ये मिलने वाला है। हम नोट्स के साथ में स्टडी करेंगे, ऐसा नहीं कि पिछले 5-6 क्वेश्चंस कर लिए उससे हो जाएगा, अरे नहीं होगा। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए और ये टाइम वेस्ट नोट्स नहीं, इनमें कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं है, इनमें सारी ट्रिक्स हैं कि एग्जाम के अंदर किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो भैया अगर चाहते हो कि एग्जाम में 10 में से 10 नंबर आए, एक भी नंबर ना कटे ग्रामर में, तो वीडियो को मिस नहीं करना। प्लस ऑफ एक बोनस आपको दे देता हूं कि 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे ग्रामर के, जो कि इस साल पूछे जाएंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने वो सीख लिया तो आप आसानी से कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डिटर्मिनर्स। अब देखो, डिटर्मिनर्स के अंदर आप जाकर के देखो किसके कितने टाइप्स हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है, ये सब है बकवास। जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो उसी के ऊपर ही हम लोग फोकस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है, हमें अच्छा स्कोर करना है। और मैं आपका अच्छा स्कोर करवाने में पूरी पूरी हेल्प करने को तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि हर एक जो स्टूडेंट दिख रहा है भाई 70+ तो एटलीस्ट इंग्लिश के अंदर लेकर गए। अगर कुछ भी नहीं पढ़ाना यार तो सब्सक्राइब करके रखो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अनसीन पैसेज की मैंने डाल दिया है और उसी के साथ में लेटर राइटिंग आपको मिल जाएगी। उसके फॉर्मेट है आपके पास में कि उन लाइन को रट के जाओ, एग्जाम के अंदर वैसा का वैसा लिखे आओगे तो फुल मार्क्स आपको गारंटीड मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डिटर्मिनर्स की। तो सबसे पहले इसमें आते हैं आर्टिकल्स, ए हो गया, एन हो गया और द हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ए को कहां पर यूज में लेंगे। ए को यूज में लेंगे हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, जहां पर कि कॉन्सोनेंट साउंड होता है। जैसे कि अ चाइल्ड हो गया, अ बॉय हो गया, अ बर्ड हो गया, ऐसे केसेस के अंदर क्या लेंगे, यूज में लेंगे। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन वहां पर क्या हो, वोवल साउंड हो। अब वोवल साउंड कौन से होते हैं, जो कि स्टार्टिंग में होता है ए ई आई ओ यू। अगर ये साउंड आ रहा है तो वहां पे आपको क्या करना है, एन यूज में लेना। अब स्टूडेंट गलती कहां पर करता है, हम जैसे कि यहां पे उसने देखा कि एन ऑनेस्ट है। अगर स्टूडेंट को साउंड की नॉलेज नहीं तो वो देखेगा कि यहां पर भैया ये तो है ना, किससे स्टार्ट हो रहा है, ये तो एच से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या है, ये है कॉन्सोनेंट, तो इसकी जगह पर एन तो आपने गलत लिख दिया, इसकी जगह पे ए होगा। ये एकदम से गलत हो गया है क्योंकि इसके अंदर क्या है कि एच जो है यहां पे साइलेंट है, ऑनेस्ट। आप देखो क्या होता है, ऑनेस्ट। इसी तरीके से आर, तो यहां पर आर के साथ में क्या है, यहां पर एच साइलेंट है तो उसके साथ में भी एन आ जाएगा। उसी तरीके से एन एक, तो ध्यान रहे कि आप एक बार उसको प्रोनाउंस करके देख लेना। और एग्जामिनर को बात बखूबी पता है कि तुम्हारा दिमाग कितना ही चलेगा, तो वो ऐसा कोई एक वर्ड दे देगा और उसके आगे सबसे पहला ऑप्शन लगा देगा ए, और आपको पता लगेगा कि हाँ भाई ए तो सही है और ए करेक्ट करके आ जाओगे, फिर बोलोगे भैया गलती हो गई। तो इसीलिए बोलता हूं कि ध्यान से सुना करो इसको। फिर उसके बाद में जो अगला आता है वो आता है द। अब द हम लोग कहां पर यूज में लेते हैं, द हम लोग वहां पर यूज में लेते हैं जहां पर कि कोई स्पेसिफिक ग्रुप हो या फिर एक कोई क्लास हो जिसकी बात करी जाए, और उसी के साथ में द को यूज में लिया जाता है किसी भी एक यूनिक नाउन के केस के अंदर। जैसे कि वो कोई भी प्लेस हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, या फिर कोई एक प्लेनेट हो सकता है जो कि क्या हो, एक यूनिक हो। और एक बात और ध्यान रहे कि जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, क्या है, यूनिवर्सल जो ट्रूथ हैं, उनमें क्या आएगा, हमेशा द ही यूज में लिया जाएगा। यह बात ध्यान रहे कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करी जा रही है तो उसके अंदर क्या होगा, द को यूज में लेंगे। और एग्जाम्पल के तौर पर है यहां पर जैसे कि द सन हो गया, द ताजमहल हो गया। तो इस तरीके से जो मॉन्यूमेंट्स के नाम है तो वहां पे क्या आएगा, हमें सीधा सा आंख बंद करके क्या कर देना है, द को टिक कर देना है। फिर उसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास में अ फ्यू का लेकर के। अब ये जो अ फ्यू है या फ्यू है तो इसको आप ध्यान से समझो। तो अ फ्यू को हम लोग कहां पे यूज में लेते हैं, जहां पे की बात करी जाती है प्लूरल काउंटेबल नाउन की, तो वहां पे हम लोग क्या यूज में लेते हैं, अ फ्यू को। और ये होता है एक पॉजिटिव वे के अंदर हम लोग इसे यूज में लेते हैं। जैसे कि आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, तो अब ये फ्रेंड्स क्या है, क्या आप फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हो भाई, अंगुली के ऊपर गिन सकते हो कि 10 फ्रेंड है, 12 फ्रेंड है, तो काउंटेबल है। और उसी के साथ में प्लूरल हो तो एफ यू आपको यूज में लेना है। और वहीं पर ये अगर अनकाउंटेबल है तो उस केस के अंदर हम लोग यूज में लेंगे अ लिटिल। ठीक है, तो अ लिटिल का नेगेटिव सेंटेंस में अगर आपको यूज में लेना है, नेगेटिव के अंदर आप अ लिटिल नहीं लिखोगे, उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि अगर सेंटेंस नेगेटिव आ रहा है तो उसके अंदर आपको यूज में लेना होगा लिटिल ओनली, उसमें से ए को आपको उड़ा देना है। ठीक है, ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, आप तो सिंपल सा ये बात ध्यान रखो कि अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके लिए आप क्या यूज में लोगे, वो यूज में लोगे अ लिटिल। उसी के साथ में इसका एक एग्जांपल गिवन है हमें कि शी हैज अ लिटिल टाइम टू रिलैक्स नाउ। ठीक है, उसके पास में टाइम कैसा है, लिटिल है। अब ये टाइम क्या है कि क्या हम उसे मेजर कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है ना, तो इसीलिए ये वो हो गया। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मच और मैनी में भी काफी ज्यादा डिफरेंस होता है कि भैया इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करेंगे। तो ध्यान से देखो, जो मच होता है ना, इसको
यूज में लिया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में प्लस ऑफ, जहां पर नेगेटिव सेंटेंस के साथ में इसे यूज में लेंगे। किसके साथ में? सिर्फ और सिर्फ जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उन्हीं के ही साथ में हम लोग इसे यूज में लेते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमें यहां पे दिया हुआ है कि आई डोंट हैव मच टाइम, कि मेरे पास में टाइम नहीं है भाई कि तुम्हारी मैं फालतू की बकवास देखूं, 6 घंटे की मैराथन देखूं, बिना नोट्स के तुम्हारे क्वेश्चंस देखो, ये टाइम नहीं है मेरे पास में क्योंकि मेरे बोर्ड्स के पेपर आ गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो आप इस वीडियो के ऊपर लाइक नहीं किया तुमने यार, कितना बड़ा पाप कर दिया है, मैं बता रहा हूं पाप कर रहे हो, अरे मजाक कर रहा हूं। ठीक है, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मैनी। मैनी को हम लोग कहां पर यूज में लेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में। अब प्लूरल यहां पे बस ये ध्यान रहना है कि किसके साथ में प्लूरल काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है, बस दो मैंने आपको अपोजिट बताया ना, तो आप इनको सिंपल से याद रखो कि अ फ्यू का मतलब कैसे? प्लूरल काउंटेबल, और इसी के साथ में ए लिटिल का मतलब क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन। तो इस तरीके से आप याद रखोगे तो आप अच्छे से याद रख लोगे। और फिर इसके बाद में इसको भी हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के केस के अंदर ही यूज में लेते हैं, और इसका एग्जांपल हमारे पास में रहेगा कि आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स, कि मेरे पास में ज्यादा दोस्त नहीं है। तो क्या मैं इनको काउंट कर सकता हूं? काउंट कर सकता हूं भाई। तो ये हो गया हमारा इन दोनों का। फिर इसके बाद में लास्ट 3 पॉइंट और बचते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि 2 अल्टरनेटिव्स आर पॉसिबल। अगर कोई भी 2 अल्टरनेटिव पॉसिबल होते हैं कि ये और ये दोनों ही चाहिए, तो उस केस के अंदर हम लोग बोथ को यूज में लेते हैं। बोथ को, जैसे कि ही इज बोथ रेडी एंड विलिंग। तो अब यहां पर क्या है? 2 चीजें हो रही है, रेडी है और विलिंग है, तो इस केस के अंदर हमने बोथ यूज में लिया। और वहीं पर ही अगर कोई चॉइस अवेलेबल होती है तो उस केस के अंदर जो यूज में लेते हैं वो यूज में लेते हैं आइदर और, या फिर नाइदर नोर हम लोग यूज में लेते हैं। और ये जो होता है ये होता है हमारा सिंगुलर वर्ब होता है, जहां पर कि हमें 2 चॉइसेस अवेलेबल होती हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि मॉडल्स में इनमें जो है सिंगुलर वर्ब ही यूज में ली जाती है। वो आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको बताता हूं कि ये है क्या, सब्जेक्ट वर्ब का मतलब है क्या। तो देखो क्या होता है कि जब किसी 2 इंसान के बीच में लड़ाई हो जाती है तो क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि आपको ना अपनी सिस्टर से कुछ चाहिए, ठीक है, तो वो उसके साथ में आपका एग्रीमेंट ही होगा कि देख तो ये मेरा पेन ले ले और मेरे को वो चीज दे। तो बेसिकली आपके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। इसी तरीके से क्या होता है कि एक सेंटेंस जो होता है ना, वो हमारा फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से, इन तीनों से फॉर्म होता है। तो जो सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं ना, इनके बीच का जो एग्रीमेंट होता है वही आज हम लोग करने वाले हैं। तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ब होती है वो कैसे होती है। जैसे कि सिंगुलर वर्ब के अंदर याद रखना, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि सिंगुलर वर्ब होती है ना, उनमें एस या फिर ईएस आता है। वहीं पर पैरेलल वर्ब होती है उनके अंदर ये नहीं आता, याद रखना। क्योंकि सब्जेक्ट में ऐसा होता है, चेयर होता है तो पैरेलल में उसका हो जाएगा चेयर्स। सिंगुलर के अंदर अगर पेन होता है तो पैरेलल के अंदर हो जाएगा उसका पेन्स। लेकिन यहाँ पे वर्ब में अलग होता है। डज का यहाँ पर होता है सिंगुलर के लिए, डू होता है पैरेलल के लिए, ईट्स होता है सिंगुलर के लिए, ईट होता है पैरेलल के लिए, और डांस होता है सिंगुलर के लिए और डांस होता है पैरेलल के लिए। ये बात आपको याद रखनी है। वर्ब में क्या होती है, पैरेलल वर्ब के साथ में एस और ईएस नहीं आता। देन फिर इसके बाद में पहला रूल, हमारा पहला रूल है, क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है कि जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होते हैं ना, उनके साथ में हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब को ही यूज लेना है। पहला रूल ये है कि फर्स्ट और सेकंड जो पर्सन है उसके साथ में हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब को ही यूज करना है। अब फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आ जाएंगे? फर्स्ट पर्सन में आपके पास में आ जाएगा आई आ जाएगा, वी आ जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे आपके फर्स्ट पर्सन में। और सेकंड पर्सन में आ जाएगा आपके पास में, वो आ जाएगा यू। ठीक है, इन दोनों के लिए आपको क्या करना है? सिंगुलर वर्ब को यूज करना है। अब देखिए यहां पर एक एरर आता है, लेकिन यहां पे आता है एक एक्सेप्शन। देखो एक्सेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आपसे यही पूछेगा। बट वाला जो पॉइंट है ना, ये ध्यान से सुनना। इसमें लिखा हुआ है कि आई और यू जो होते हैं ना, इनके साथ में पैरेलल वर्ब को काम में लेते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं। जैसे कि हमें ना यू हैज नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यू हैव। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूं यू आर माई स्टूडेंट, आप मेरे स्टूडेंट हो। अब जैसे कि मान लो कि मेरी क्लास में ज्यादा स्टूडेंट, तो भी मैं यही कहूंगा कि यू आर माई स्टूडेंट। तो यहां पर क्या होगा कि यू जो है यहां पर एक सिंगुलर के लिए भी यूज में लिया जाता है, पैरेलल के लिए भी यूज में लिया जाता है। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम पैरेलल वर्ब को यूज में लें, तो इसलिए यहां पर हैव हम लोग इसमें यूज लेते हैं। इसी तरीके से आई का एक्सेप्शन है, आई के साथ में आपको आई हैव लगाना पड़ेगा और आई डू लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो ये पहला वर्ब हमने पढ़ा था इसके अंदर आना चाहिए आई डज, लेकिन आई के साथ में डज नहीं आता है। ये बात आपको याद रखने, पहला रूल ये हो गया।
फिर इसके बाद में सेकंड रूल जो आता है हमारा वो ये आता है कि जो एंड होता है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा हमें कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि आपको ना एंड लगा दिया जाएगा बीच में और आप सोचोगे यार कौन सी वर्ब लगाऊं, सिंगुलर लगाऊं, प्लूरल लगाऊं, क्या करूं। तो देखो आपको यहां पर मैंने जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको ध्यान में रखना है। एंड के साथ में पैरेलल वर्ब जब भी डिफरेंट थिंग होगी, मतलब कि एंड के साथ में ना आपको पैरेलल वर्ब को यूज में लेना है जब उसमें डिफरेंट थिंग होंगे। एंड फिर इसके बाद में यहां पर आता है, इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। इसका एग्जांपल ये है कि आयुष एंड रोहित हैव गॉन टू स्कूल। तो देखिए अब यहां पर ये जो एंड है ना, एंड का मतलब यहां पे इससे कोई भी नहीं है, ठीक है। एंड क्या कर रहे हैं, बेसिकली आयुष और रोहित हैं, दो लोग हो गए ना, तो इसलिए हम लोग इसको पैरेलल में लेते हैं क्योंकि अलग अलग है। अगर यही सिमिलर हो जाता है तो हम लोग यहां पे पैरेलल वर्ब काम में नहीं लेंगे, हम लेंगे यहां पे सिंगुलर वर्ब। अब देखो ये कैसे होता है। अब जैसे कि यहां पे मैंने जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि बट अगर सेम आइडिया हो तो हमें सिंगुलर वर्ब को यूज करना। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ब्रेड एंड बटर इज माय फर्स्ट चॉइस। ब्रेड और बटर मेरी पहली चॉइस होती है। तो अब यहां पे ब्रेड और बटर जो है ना वो एक ही चीज है, जैसे कि ब्रेड के साथ में बटर है, तो यहां पे याद रखना है कि ब्रेड और बटर एक ही चीज है, तो इसीलिए यहां पर हम लोग कौन सी वर्ब को यूज में लेंगे, सिंगुलर वर्ब को यूज में लेंगे। इसीलिए यहां पर आ रहा है इज आ रहा है और इसमें आ रहा है यहां पर हैव आ रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि एंड के साथ में आपको देखना है कि क्या सब्जेक्ट डिफरेंट, अगर डिफरेंट है तो हम लोग किसको काम में लेंगे, पैरेलल वर्ब को लेंगे। अगर सब्जेक्ट सेम है या फिर एक ही चीज को बिलोंग कर रहा है तो वहां पे हम लोग इसको यूज करेंगे। देन फिर इसके बाद में अगला जो आता है हमारे पास में रूल नंबर 3। अब देखिए रूल नंबर 3 भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर आपको इन सभी चीजों में कंफ्यूज करता है और कुछ भी नहीं है भाई, इंग्लिश ग्रामर तो बहुत ही ज्यादा इजी है। इतनी इजी है कि आप बस इसको 10-15 मिनट अगर सही ढंग से आपको ट्रिक्स पता लग जाए ना, ग्रामर खत्म है एकदम से। तो यहां पर हमारा रूल नंबर 3 क्या बोलता है, रूल नंबर 3 ये बोलता है कि अगर आपके पास में वन ऑफ आ जाए तो आपको कुछ भी हो जाए बस सिंगुलर वर्ब को यूज में लेना। इसके पीछे का लॉजिक क्या भैया, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि एक कोई भी, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, अब देखिए इसको ध्यान से देखिए कि वन ऑफ माई स्टूडेंट इज कमिंग टुडे, मेरा कोई एक स्टूडेंट आज आ रहा है। तो सारे नहीं आ रहे ना, तो क्या हो गया, स्टूडेंट्स में से एक है, तो एक के लिए हम लोग सिंगुलर को काम में लेंगे। तो आप है ना इसकी हिंदी करके भी है ना इनको आराम से कर सकते हो, तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगे। देन फिर इसके बाद में अगला जो आता है, अगला रूल जो है ये है कि इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं हमारे एवरीवन हो गया, एनीवन हो गया, समवन हो गया, नो वन हो गया। ये जो होते हैं ये होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब इनके साथ में हमें हमेशा एक सिंगुलर वर्ब को यूज में लेना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी, समवन का मतलब होता है कोई भी, नो वन का मतलब होता है कोई भी नहीं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि हम लोग, हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रह रहा है, तो इसीलिए हम लोग कैसी वर्ब को यूज में लेते हैं, यहां पर हम लोग लेते हैं सिंगुलर वर्ब को यूज में। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है रूल नंबर 5 है, इसमें आपसे एग्जाम में डेफिनेटली गलती होगी, तो इसको स्टार मार्क कर लो और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और इसको लिख लेना कि अगर एग्जाम के अंदर किसी का नाम आता है, ठीक है, अगर एग्जाम में किसी का नाम आता है तो आपको सिंगुलर वर्ब को यूज में लेना है। अब जैसे कि आप ये बताओ, जो न्यूज है, क्या है, न्यूज, ठीक है, न्यूज है ना, न्यूज के साथ में मैं क्या लगाऊंगा, मैं इज लगाऊंगा या फिर मैं इसके साथ में आर लगाऊंगा। ध्यान से देखना, देखो न्यूज है, न्यूज, एस है इसमें, एस, ये देखो ये वाला, ये एस है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल सब्जेक्ट हो गया, तो क्या लेंगे, आर को काम में लेंगे। ये गलत है क्योंकि न्यूज तो उसका नाम है ना, उसकी सिंगुलर या पैरेलल उसके नाम से उसको जज नहीं करेंगे। जैसे कि यहां पर बैरिक्स हो गया, तो बैरिक्स के अंदर आएगा, स्पीसीज हो गया, स्पीसीज के अंदर आएगा, तो यहां पर क्या होगा, सिंगुलर ही काम में लिया जाएगा। तो ये गलती हो सकती है एग्जाम में। और फिर इसके बाद में रूल नंबर 6 है, रूल नंबर 6 में जैसे कि जो हमारे हैं ये है एज वेल एज हो गया, बट हो गया, बिसाइड्स हो गया, along with हो गया, नथिंग हो गया, रेदर देन हो गया, लाइक, अनलाइक, ये सब जो होते हैं ना, इनमें आपको देखना होता है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनकी जो वर्ब है वो डिसाइड होती है। सब्जेक्ट अगर पैरेलल है तो आपको पैरेलल वर्ब लगानी है, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब को यूज में लेना है। अब जैसे कि यहां पे एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है कि प्रिंसिपल एज वेल एज टीचर्स आर बिजी इन एग्जाम ड्यूटी। अब देखिए यहां पर क्या है, प्रिंसिपल जो है ना, प्रिंसिपल तो है हमारा सिंगुलर और टीचर्स क्या है, ये है पैरेलल। तो अब यहां पे आपको क्या करना है, आपको देखना है कि यार दो से ज्यादा हो गए, पैरेलल हो गए, तो हम लोग क्या लेंगे, आर को काम में लेंगे। इस तरीके से आपको अपना लॉजिक से इसको सोचना है।
अब हम लोग बात करते हैं मॉडल्स की। अब देखिए मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स आप लोग जो काम में लेते हो ना, विल, कैन, कुड, ये सब होता है। तो ये क्या होता है, कैसे यूज में लेता है, आपको कंफ्यूजन होता होगा ना, आज कंफ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा। सबसे पहले हमारा जो मॉडल आता है वो आता है विल। अब विल को कहां पे काम में लेते हैं, विल को हम लोग वहां पे काम में लेंगे जहां पर कि हमारा कोई फ्यूचर प्लान हो या फिर हमारा कोई फ्यूचर इंटेंशन हो जो कि है नहीं, कि हम फ्यूचर में कुछ करना चाहते हो, उसमें हम लोग विल को यूज करते हैं। अब जैसे कि यहां पे एग्जांपल में दिया हुआ है कि आई विल विजिट माय ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के पास में जाऊं। तो अभी ये क्या है, ये फ्यूचर में, तो फ्यूचर में हम लोग हमेशा विल को काम में लेते हैं। और फिर इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट है, सेकंड पॉइंट है, सेकंड में यहां पर है, हम इसे एक और जगह पे काम में लेते हैं जहां पर कि हमें प्रॉमिस करना होता है, मेकिंग प्रॉमिस और अ कमिटमेंट, हमें किसी को कमिटमेंट करना होता है या फिर हमें कोई प्रॉमिस करना होता है, तो हम इसको काम में लेते हैं। तो अब एक कमिटमेंट आप भी करो, ये लिखो जल्दी से। देखो यार, अगर आप लिखोगे नहीं ना तो मजा नहीं आएगा, ये कमेंट सेक्शन में लिख दो, देखूंगा मैं, जो भी लिखेगा ना उसको हार्ट में देने वाला हूं। तो यहां पर आपको लिखना है कि आई विल स्कोर 95 इन बोर्ड्स एग्जाम। जब तक खुद पर भरोसा नहीं होगा कि मैं एग्जाम में अच्छा स्कोर करूंगा, तो बेटा कोई नहीं है, बाहर से कितने भी आपको कहता रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक बार अंदर से आ गया ना यार तू कर सकता है, और मैं ये जगाना चाहता हूं तुम्हें कि तुम कर सकते हो। 95% ही है, बस ज्यादा नहीं है, 95 है भाई, बस 95। तो ये अपना कमिटमेंट करो कि भैया हम मिलेंगे आपसे, हम ही करेंगे 95% स्कोर, ठीक है। और इसको हम लोग कहां पे काम में लेते हैं, इसको हम लोग काम में लेते हैं ऑफरिंग टू डू समथिंग, मतलब कि हम किसी को ऑफर कर रहे हैं कि भाई ये कोई हेल्प करवा दो, या फिर हम किसी को बोल रहे हैं कि क्या तुम ऐसा कुछ करोगे। तो एग्जांपल के तौर पर यहां पे है कि ये देखिए एग्जांपल ये है कि विल यू हेल्प मी इन कुकिंग, क्या तुम मेरी कुकिंग में हेल्प करोगे। तो एक तरीके से आप किसी से हेल्प के लिए पूछ रहे हो, तो इस केस के अंदर भी आप विल को यूज कर सकते हो। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा कैन। कैन को हम कहां पे यूज में लेते हैं, कैन को हम वहां पे यूज में लेते हैं जहां पे कि हम कोई भी जो एबिलिटी है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जैसे कि आपके पास में कोई भी एबिलिटी होगी, आप उसको बताने के लिए क्या कहोगे, जैसे कि मैं बोलता हूं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, मैं इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकता हूं, तो ये क्या है, ये है मेरी एबिलिटी है। आई कैन टीच स्टूडेंट्स वेरी वेल, तो ये क्या है, ये मेरी एबिलिटी है कि मैं स्टूडेंट्स को अच्छा पढ़ा सकता हूं। तो यहां पर इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि जहां पर भी एबिलिटी की बात है वहां पर आंख बंद करके कैन को लगा। और इसके अलावा कैन को हम लोग यूज कर सकते हैं कि एक्सप्रेसिंग अ रिक्वेस्ट, अगर आप कोई भी एक रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे भी आप कैन को यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो, कैन का एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है कि कैन यू प्लीज कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे। तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो कि उससे एक रिक्वेस्ट कर रहे हो, अपनी रिक्वेस्ट उसको एक्सप्रेस कर रहे हो। और फिर इसके बाद में लास्ट है इसका एग्जांपल ये है कि अगर कोई भी पॉसिबिलिटी है फ्यूचर की तो उसमें भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर आ रहा है कि इट कैन रेन टुमारो, कि कल बारिश हो सकती है। अगर हमें फ्यूचर की एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन करना हो, अगर एग्जैक्ट जो हमारे को पता है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, तो वहां पे हम लोग विल को यूज में लेते हैं। और अगर हमें प्रेडिक्शन करनी हो फ्यूचर की तो वहां पे हम लोग कैन को यूज करते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा कुड। और कैन में डाउट होगा कि कैन और कुड कहां पे काम मिलेंगे। तो कैन और कुड को सिंपल से याद रखो कि जो हमारा कैन है ना, ठीक है, कैन को आप ये मान लो कि कैन की जो पास्ट है ना, कैन का अतीत वो है ये, ठीक है, कि पास्ट के अंदर बेसिकली आप क्या करते हो, एबिलिटी बता रहे हो कि आप पास्ट में क्या कर सकते थे। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये है कि आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, मैं जब जवान था ना, मैं ना बहुत अच्छे से स्विम कर सकता था। ये एक बुढ़ा इंसान बोल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से आप अपनी एबिलिटी को बता रहे हो कि पास्ट में ऐसा हो सकता था। और कैन को हम लोग वहां पर यूज में लेते हैं जहां पर कि ऐसी हमारी एबिलिटी है जो कि अभी प्रेजेंट में है हमारे पास में। ये समझ रहे हो ना डिफरेंस, कि कुड क्या है, कैन का पास्ट है, जिसके अंदर की पास्ट के बारे में बात करी जाती है कि मैं ऐसा करता था, ठीक है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा बी वाला, बी के अंदर कहा गया है कि अगर आपको कोई भी पॉसिबिलिटी बतानी है भैया पास्ट के अंदर ही कि ऐसा कुछ पॉसिबल था, ऐसा कुछ हो सकता था, तो वहां पे आप इसको काम में ले सकते हो। जैसे कि इफ आई हैड मोर टाइम आई कुड स्कोर बेटर, अगर मेरे पास में थोड़ा टाइम और होता ना तो मैं और अच्छा स्कोर कर सकता था। यह भी हो सकता है कि इफ आई हैड मोर टाइम आई कैन फिनिश माई होमवर्क। तो इस तरीके से आपको देखना है कि क्या पास्ट में जा रहे हैं या फिर फ्यूचर में जा रहे हैं। मैंने सॉरी
सॉरी कुड की जगह पर कैन बोल दिया, उसको करेक्ट कर लेना कि इफ आई हैड मोर टाइम आई कुड फिनिश माई वर्क। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि आप कोई भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी कुड को काम में ले सकते हो। जैसे कि यहां पर दिया हुआ है कि इफ इट रेन वी कुड स्टे इनडोर्स, अगर बारिश होती है तो हम लोग घर पे रहेंगे। ये इस तरीके से कि आप है ना एक तरीके से हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन कर रहे हो कि बारिश हो रही है तो हम लोग घर पे रहेंगे। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा मे हम कहां पे यूज में लेंगे? मे को हम वहां पे यूज में लेते हैं जहां पर कि हम कोई सजेशन दे रहे होते हैं। जैसे कि आप किसी को सजेशन दे रहे हो, यहां पर आपने बोला है कि वी मे वांट टू अराइव अ लिटिल अर्ली टू अवॉइड ट्रैफिक। बेसिकली आप उनको सजेस्ट कर रहे हो कि हमें ना थोड़ा ना जल्दी आना चाहते हैं ताकि ना हम ट्रैफिक से बच पाए। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी सजेशन करते हो तो वहां पे आपको जो यूज में लेना होता है वो लेना होता है मे। और जो मे होता है इसको फॉर्मल कंसिडर किया जाता है, ये वेरी फॉर्मल होता है, ये याद रखना, ठीक है। एग्जाम के अंदर आपको कंफ्यूज किया जाएगा मे और कैन में, और उसके साथ में आपको कंफ्यूज करेंगे माइट में, ठीक है। तो आपको अभी ये तीनों के तीनों के बारे में अभी माइट बाकी, तो उसके बाद में आपको इनका एक कंक्लूजन बताता हूं कि आपको कहां पे इनको यूज करना है। और इसके अलावा आप जो मे है इसको यूज करते हो बेसिकली सबसे ज्यादा यूज में होता है परमिशन के लिए। क्या परमिशन अगर आप कर रहे हो तो उस केस के अंदर हम जो यूज में लेते हैं वो लेते हैं मे को। जैसे कि आप क्लास में एंटर करते हो तो आपने एक बोलते हो कि मे आई कम इन सर, मे आई गो टू टॉयलेट। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि आप परमिशन अगर मांग रहे हो तो उस केस के अंदर आपको मे को यूज करना है। और यहां पर जो मे होता है जैसे कि मे आई यूज योर फोन टू मेक अ कॉल, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं एक कॉल के लिए। तो इस तरीके से अगर आप कोई से परमिशन ले रहे हो तो वहां पे हम मे को यूज करते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा वो आता है माइट। माइट जो है सिमिलर है, एग्जैक्टली माइट इज सिमिलर टू मे बट कंसिडर्ड लेस फॉर्मल। जो माइट है मे की जैसा ही, लेकिन इसके अगर आपको ज्यादा फॉर्मलनेस चाहिए तो वहां पे मे ही आपको यूज करना। अब इसको हम लोग यूज में वहां पे लेते हैं जहां पे कि कंडीशनल होता है। कंडीशनल का मतलब क्या हुआ? कंडीशनल का मतलब ये हुआ कि इफ आई फिनिश माई वर्क ऑन द टाइम आई माइट गो फॉर अ वॉक। अगर मैं मेरा वर्क टाइम पर करता हूं देन फिर उसके बाद में मैं वॉक पर जाने वाला हूं भाई, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। तो जहां पर भी कंडीशन का हो ना वहां पे हम लोग माइट को यूज करते हैं, वहां पे मे को यूज नहीं करेंगे। और इसके अलावा कहां पे यूज करते हैं? इसके अलावा हम लोग इसे यूज करते हैं कोई परमिशन या फिर सजेशन के लिए। बेसिकली सबसे ज्यादा आपको इसमें याद रखना है कि सजेशन जो होता है वहां पे हम लोग माइट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अब जैसे कि यहां पर है कि माइट आई सजेस्ट ट्राइंग द वेजिटेरियन ऑप्शन फॉर द डिनर टुनाइट। आज के डिनर के लिए मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि यार आज का वेजिटेरियन डिनर कर लेते हैं। तो इस तरीके के जो होते हैं जिसके अंदर आप सजेशन दे रहे हो तो वहां पे हमें इसको क्या करना है, वहां पे हम माइट को यूज करते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा मस्ट। मस्ट को हम लोग कहां पे यूज में लेंगे? देखो यार इसमें और एक शुड है, इन दोनों के अंदर बहुत ही ज्यादा डाउट होता है। तो अभी ध्यान से समझो कि मस्ट को कहां पर काम में लेना है। मस्ट को हम वहां पे काम में लेंगे जहां पे कि ऑब्लिगेशन होगा, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है कि ऐसा करना है करना है। जहां पर कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होता है वहां पर हम मस्ट को यूज में लेते हैं। जैसे कि यहां पर है कि यू मस्ट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव अ कार। तुम्हें गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है, ये ऑब्लिगेशन। तो जहां पर भी एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो जिसपे हो कि सभी को ही मानना पड़ेगा वहां पे हम लोग मस्ट को यूज करते हैं। और इसके अलावा जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन अगर आप किसी को कर रहे हो तो वहां पे भी आप इसको काम में ले सकते हो। जैसे कि इसका एग्जांपल ये है, यू मस्ट कम एंड विजिट अस व्हाइल यू आर इन लंदन। अभी अगर तुम लंदन में हो तो हमारे पास में जरूर से आना, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन लगा रहे हो कि भैया तुम हो ही लंदन में तो हमारे घर पे भी जरूर से आना। और फिर इसके बाद में यहां पर आता है नेसेसिटी। अगर कोई भी है जो कि नेसेसिटी होता है, जहां पर कि जरूरी होता है, वहां पे भी हम लोग मस्ट को यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यह है कि वी मस्ट लीव नाउ और वी विल बी लेट, कि या अभी हमें निकलना होगा अदरवाइज हम लोग जो है वो लेट हो जाएंगे। तो यहां पर क्या नेसेसरी कि हमें जल्दी निकलना है क्योंकि हम लेट हो जाएंगे। तो जहां पर भी जरूरत होती है, सबसे पहला जरूरत होती है, दूसरा यहां पर कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होता है, और तीसरा यहां पर कि एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होती है, वहां पे हम लोग मस्ट को यूज करते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा, ये नोट करके देख लेना भैया, नोट करके यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि मस्ट जो है हमारा मस्ट 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 एक्सप्रेस a strong sense of obligation compared to should।
शुड के कंपैरिजन में मस्ट का एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होता है। अब जैसे कि हम लोग शुड को देखें, शुड को हम लोग वहां पे यूज में लेते हैं जहां पर कि हम एडवाइस करते हैं। अब एडवाइस जैसे कि यू शुड स्टडी फॉर एग्जाम इफ यू वांट्स टू डू वेल, हम उसे सजेस्ट कर रहे हैं, भैया एडवाइस दे रहे हैं कि बेटा अगर एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। अगर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो वहां पर हम लोग शुड को यूज करते हैं। और इसके अलावा हम बताते हैं ऑब्लिगेशन को, ऑब्लिगेशन के केस में भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन नहीं होता। अब जैसे कि यहां पे एग्जांपल में है कि चिल्ड्रन शुड रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स, बच्चों को अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहां पे हम लोग शुड को यूज कर सकते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है सजेशन के लिए भी हम लोग शुड को यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए वी शुड गो फॉर अ वॉक इन अ पार्क आफ्टर लंच, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब कि आप जाओगे जरूरी नहीं है, हमें वो आप एक तरीके से उनको सजेस्ट करो कि भैया खाना खाने के बाद में हमें पार्क में चलना चाहिए वॉक के लिए, ये आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से उनको सजेस्ट कर रहे हो। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा वुड जो है, वुड को थोड़ा ध्यान रखना, वुड होता है एक रिक्वेस्ट के लिए। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे हम लोग वुड को यूज करते हैं। जैसे कि यहां पर वुड यू माइंड इफ आई यूज्ड योर रेस्ट रूम, क्या तुम बुरा मानोगे अगर मैंने तुम्हारा रेस्ट रूम यूज कर लिया हो तो, मतलब आप बता रहे हो कि भाई कर चुका हूं मैं, अब बुरा मान तो मान ले, ठीक है। देन फिर इसके बाद में आप इसको वहां पे यूज करते हो जहां पर कि आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर इसमें लिखा हुआ है कि वुड यू लाइक सम टी, क्या तुम चाय लेना पसंद करोगी, तो जहां पे हम किसी को ऑफर कर रहे हैं कि भैया, जैसे कि आप किसी को घर पे आते हैं उनसे ऐसे ही बोलते हो ना कि चाय कॉफी लेंगे क्या, तो जहां पर भी आप किसी को कुछ ऑफर करते हो तो वहां पे आप वुड को यूज करते हैं। अब इसका जो पूरी समरी है वो मैं आपको बता देता हूं। इसकी समरी भैया पूरी पूरी ये है, यही है पूरा सारांश जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, उसका सारांश ये है। सबसे पहली बात ये है कि विल को हम वहां पे यूज में लेंगे जहां पर कि एक प्रॉमिस की बात होती है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जहां पर फ्यूचर की ज्यादा बात होती है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी की ज्यादा बात होती है, वहां पे हम लोग विल को यूज करते हैं। विल की खास बात ये होती है जहां पर प्रॉमिस होगा वहां पे हम इसे यूज करेंगे। मे को हम वहां पे यूज लेते हैं जहां पर की पॉसिबिलिटी होती, किसी चीज की पॉसिबिलिटी होती है, वहां पे हम लोग मे को यूज करते हैं। कैन को हम यूज करते हैं एबिलिटी के लिए, मस्ट को हम यूज करते हैं नेसेसिटी के लिए, और एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के लिए, और एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए। और इसी के साथ में ऑट टू को हम यूज करते हैं कोई भी एक मोरल ड्यूटी के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर दिया हुआ है कि वी आउट टू वर्क हार्ड, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। और फिर इसके बाद में यहां पर नोट करके दो मॉडल्स के बारे में और लिखा हुआ है जिनसे यूजुअली क्वेश्चन आ जाता है और हम उसे गलत कर देते हैं। तो यहां पर यूज्ड टू जो होता है ये होती है हमारी पास्ट हैबिट के लिए, हम लोग इसे यूज करते हैं, यूज्ड टू पास्ट हैबिट। और फिर इसके बाद में आई यूज्ड टू स्विम व्हेन आई वाज यंग, मैं ना स्विम करता था जब मैं ना पुराना, मतलब कि ये जवान था जब करता। देखो ये हर बार है ना यंग वाला वर्ड आ रहा है तो समझ लेना इसको। फिर इसके बाद में यहां पर नीड टू का होता है, वो होता है एडवाइस की, आप किसी को एडवाइस कर रहे हो वहां पे आप इसको यूज में ले सकते हो। जैसे कि आयुष नीड्स टू बाय कार, एक तरीके से आप उसको एडवाइस कर रहे हो कि भैया आयुष यानी मैं, कि तुम्हें कार की जरूरत है, यू नीड अ कार। तो इस तरीके से आप जहां पर एडवाइस का काम होता है वहां पर आप नीड टू को यूज करते हो। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच की। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में सबसे ज्यादा जरूरी होता है ये जो कन्वर्जन होते हैं ना, हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको कैसे कन्वर्ट करें, यहां पर ही सबसे बड़ी गलती होती है। तो ये है एक आप लोगों के लिए मैजिक टेबल है, आप ये इसको याद रख सकते हो कि भैया ये टेबल्स है ना, आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर इज एम आर है तो उसको आंख बंद करके वॉज वर में कन्वर्ट कर देना है, और अगर वॉज वर है तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे हैड बीन में, और अगर हैड बिन है तो उसको हम हैड बिन ही रहने देंगे, उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और अगर हैज और हैम है तो उसके हैड में कन्वर्ट करना, और अगर हैड है तो हैड के साथ में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो सिंपल से याद रखो, प्रेजेंट को पास्ट में करना है, और अगर पास्ट आ रहा है तो पास्ट को पास्ट परफेक्ट में करना है। अब जैसे कि प्रेजेंट के अंदर क्या क्या हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, एम और आर, ठीक है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट में। अब पास्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, वॉज और वर। अब अगर वॉज और वर आ रहे हैं तो इसको हमें आगे कन्वर्ट करना होगा, आगे किस में जाएंगे, हम जाएंगे पास्ट परफेक्ट,
में। तो पास्ट परफेक्ट में हम लोग कौन सी वर्ब को यूज करते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब को, वो करते हैं हैड को, तो हम इनको कन्वर्ट कर देंगे हैड बीन में। और फिर इसके बाद में जैसे कि अगर हैज और हैव आ गया तो ये प्रेजेंट में, तो हमें सीधा पास्ट के ऊपर चला जाना, पास्ट परफेक्ट के ऊपर। तो हैज और हैव को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, हैड में, ठीक है, ये बात याद रखना। हैज और हैव को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, हैड में, ठीक है। और अगर हैड है तो हैड के साथ में तो कोई भी चेंज नहीं करना। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है कुछ ये फॉर्म्स है, ये आपको याद रखनी, जैसे कि अगर आगे आपके पास में डू आ गया तो आप इसको डिड में कन्वर्ट कर दीजिए, डिड आ गया तो आपको इसको हैड डन में कन्वर्ट कर देना है। फिर इसके बाद में हैड डन अगर आ रहा है तो उसके साथ में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर हैड आ जाता है ना लास्ट में, खत्म, कोई भी चेंज नहीं, उसमें तो करना ही नहीं। और लास्ट में जो है वो ये है विल और शैल अगर आता है तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे शुड में, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको समझा, लेकिन अगर मान लो कि जो आप कन्वर्जन करने जा रहे हो उसमें ये आ गया, क्या आ गया उसके अंदर, मैं बोल देता हूं कि उसके अंदर आ गया है ये वॉज और वर आ गया, तो आप क्या करोगे, क्या आप इधर से इधर जाओगे? और चलो इसमें तो आप समझ गए कि मैंने समझा दिया कि हम इसे प्रेजेंट में पास्ट करते हैं, तो लेकिन हम शुड से तो इधर जा ही सकते हैं ना, इसमें थोड़ी गलती है, जा सकते हैं ना, लग रहा है ना जा सकते हैं, ये गलती मत कर देना। बस हम बस एक ही वन वे रास्ता है इसमें कि विल शैल है तो आप उसको शुड में जा सकते हो, लेकिन शुड से वापस विल शैल को कन्वर्ट नहीं करोगे, ये याद रखना। और फिर इसके बाद में एक और कुछ हैं, 3 और हैं जो कि आपको अच्छे से याद रखने हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो है हमारा मे और कैन को हम कन्वर्ट कर देंगे माइट में और कुड में। और बाकी का जैसे कि अगर कुड है, माइट है, शुड है, वुड है, आउट टू है, यूज्ड टू है, इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, याद रखना, इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। उल्टा मत करके आ जाना, शुड है तो उसको शैल में करके आगे, फिर उसके बाद में आकर के देखोगे यार गलती कर दी यार, ये तो गलत पढ़ा है भैया ने। तो इसीलिए फिर से बता रहा हूं कि हम उल्टा नहीं जाते, विल और शैल से हम इसके ऊपर चले जाएंगे, शुड के ऊपर चले जाएंगे, मे और कैन से हम माइट के ऊपर और कुड के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन इनसे वापिस से नहीं आ सकते। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो ये है कि मस्ट जो है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं हैड टू के अंदर, मस्ट को हम कन्वर्ट करते हैं हैड टू में। तो ये तो हो गया हमारा कन्वर्जन। देन फिर इसके बाद में यहां पे मैंने कुछ और पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि आपको याद रखने हैं, और ये कन्वर्जन ये इसमें रिपोर्टेड स्पीच में और कुछ भी नहीं है, बस ये कन्वर्जन जिसको याद है उसको पूरा पूरा आता है ये, और उसको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो यहां पर हम बात करते हैं कि अगर सेड टू आता है तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे टोल्ड में, और अगर से टू आता है तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे टेल में। और हमेशा याद रखना कि नो ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, कोई भी ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में नहीं आएगा। देन फिर इसके बाद में जो ये कन्वर्जन है यही देख करके आपको एमसीक्यू में मिलेंगे, या फिर अगर फिल इन द ब्लैंक में आता है, फिल इन द ब्लैंक टाइप में ज्यादा आएगा, तो वहां पर आप देखना ये एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे बोलेगा कई बार इनकरेक्ट निकालो, तो वो क्या करता है कि टुमारो जो होता है उसको द नेक्स्ट डे ना लिख करके उसको टुमारो ही लिख देता है। तो ये गलतियां थोड़ी थोड़ी पकड़ के रखना, जैसे कि जस्ट को आपको कन्वर्ट कर देना है देन में, कैन को आपको कन्वर्ट कर देना है कुड में, दिस को कन्वर्ट कर देना है दैट में, विल को कन्वर्ट कर देना है वुड में, एगो को कन्वर्ट कर देना है बिफोर में, हेयर को देयर कर देना है, टुडे को दैट डे कर देना है, और फिर इसके बाद में यस्टरडे को द प्रीवियस डे कर देना है, लास्ट नाइट को आपको कन्वर्ट करना है द प्रीवियस नाइट। ठीक है, ये याद रखना क्योंकि ये नहीं याद होगा, तो लास्ट नाइट को याद रखना। फिर इसके बाद में तीसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा प्रेजेंट है उसको हमें पास्ट में कन्वर्ट करना है, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, इज एम आर है तो वो वॉज वर में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंपल पास्ट है तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। जैसे कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है रॉट, तो हम क्या करेंगे हैड रिटन लिख देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि जो परफेक्ट होता है पास्ट परफेक्ट होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में ली जाती है। इस तरीके से हम इसे, अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं जो टॉपिक है वो है टेंसेस। अब देखो टेंसेस जो है ना ये है बहुत बड़ा, अगर आप इसको अभी पढ़ने बैठोगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो टेबल है ना बस इसको याद रखना, आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो इस टेबल के अंदर आपको पता है कि टेंसेस 3 तरीके के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इनका जो फॉर्मेट होता है ये जरूर से याद रखना। जैसे कि फॉर्मेट बेसिक ये क्या होता है, बेसिक फॉर्मेट जो हमारे पास में रहता है वो ये रहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में वर्ब आएगा, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, बस ये फॉर्मेट है, इसको याद रखो, जो कि हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ा था, तो उसी के ऊपर ही बेस्ड ये पूरा रहेगा। तो इसमें बस ये याद रखना कि किस में कौन सी वर्ब की फॉर्म को यूज करते हैं। अब जैसे कि यहां पे मैं आपको बताता हूं, यहां पे हम लोग जो सिंपल टेंस अगर होता है तो सिंपल टेंस में प्रेजेंट सिंपल में हम लोग यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, और इसके साथ में हम लोग ऐड कर देते हैं एस या फिर ईएस। ठीक है, और वहीं पर अगर पास्ट के हम बात करें तो पास्ट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है, और फ्यूचर जो है
फ्यूचर के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, लेकिन यहां पे जो ऐड होता है वो होता है विल, हम लोग इसमें ऐड करते हैं। देन फिर इसके बाद में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बस एक सिंपल सा चेंज आता है कि जो सिंपल था उसके ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब के अंदर आईएनजी ऐड करना है। और एक और बात इंपॉर्टेंट कि यहां पर हमेशा चाहे से प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, ठीक है। और फिर इसके बाद में आप इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो यूज में लेते हैं वो लेते हैं इज, एम और आर। और यहां पे जो हमारा एम है, एम हम सिर्फ और सिर्फ किसके साथ में लेते हैं, आई के साथ में काम में लेते हैं। और जो हमारा इज है उसको हम लोग लेते हैं सिंगुलर के साथ में। और जो हमारा आर है, आर को हम लोग लेते हैं पैरेलल सब्जेक्ट के साथ में। और ऐसा ही हमारा केस किसके साथ में होता है, ऐसा ही होता है जो हमारे वॉज और वर होते हैं। यहां पे जो वॉज है, वॉज को हम लोग किसके लिए काम में लेते हैं, सिंगुलर के लिए। बस ये याद रख लो, सिंगुलर का एस और वॉज का एस, ठीक है। एस से एस मिला दो तो क्या हो गया, वॉज को हम सिंगुलर के लिए यूज में लेते हैं। तो ये याद रखने की ट्रिक है कि अगर आप भूल जाओ कि कहां पर क्या हो रहा है, वॉज वर समझ में नहीं आ रहा, तो सिंपल से याद रखो वॉज के अंदर लास्ट में एस आता है तो इसको हम लोग सिंगुलर के लिए काम में लेंगे। फिर इसी तरीके से इसमें फ्यूचर में जो इसका रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहता है, लेकिन इसमें एक जो एडिशनल आता है वो आता है यहां पर विल बी यूज में लिया जाएगा। क्या, विल बी आ जाएगा इसमें। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है वो आता है परफेक्ट टेंस, सिंपल परफेक्ट, ये इसको कहा जाता है। सिंपल परफेक्ट में अलग अलग बातें होती है, बस एक बात इन सभी में कॉमन होती है, याद रखना कि इनमें सभी में ना वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लेते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर चाहे से प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, बस इसमें डिफरेंस होता है इनकी हेल्पिंग वर्ब का। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब जो हम अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज में लेते हैं वो लेते हैं हैज, ठीक है। हैज क्या है, ये है एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि हम लोग यूज में लेते हैं प्रेजेंट में। अब इसको कहां पे यूज में लेना है, इसको आपको वहां पे यूज में लेना है जहां पर क्या आपका जो सब्जेक्ट है वो हो सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो वहां पे हम लोग हैज को यूज करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो हो जाए पैरेलल, मतलब उस केस के अंदर हम लोग किसको काम में लेंगे, वो लेंगे हैव को। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। अब देखो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर बहुत ही सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैड, ठीक है। हैड एक हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में बस हैड है। फिर चाहे से आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड, आपको लगा देना, बिना सोचे समझे लगा देना। और उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा कौन सा, फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है, क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन उसके साथ में हमें यूज में लेना होगा विल हैव, विल हैज, वो डिपेंड करता है कि कैसा हमारा सब्जेक्ट रहेगा। देन फिर इसके बाद में लास्ट में आता है प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, वही हमारा रहेगा जो कंटीन्यूअस में करा था, लेकिन बस इसमें डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि इसमें हमें क्या ऐड करना होगा, इसमें हमें ऐड करना होगा बस बीन ऐड करना है। जैसे कि परफेक्ट में जो था हैज और हैव, वहां से हेल्पिंग वर्ब ले ली, और कंटीन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया। तो इसके पास में हमारे पास में जो रिजल्टेंट रहेगा वो ये रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और हैज और हैव के साथ में बीन हम लोग इसमें यूज करेंगे। और वहीं पर ही अगर हम लोग बात करें पास्ट की, तो पास्ट में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज करेंगे, वो करेंगे हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑफ आपको हैड बीन इसमें यूज करना है। और फिर लास्ट में आपको यूज करना है जो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहेगा और इसके साथ में हम लोग ऐड कर देंगे विल हैव बीन। तो इस तरीके से आपको इनके बेसिक फॉर्मेट याद रखने हैं, इस टेबल को याद रख लो, आपके टेंसेस कवर हो जाएंगे। अब देखो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, ये है फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको जो भी फॉर्म दी हुई है उसको सही ढंग से फिल करना है इसमें। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है जिसके अंदर कि हमें गिवन है कि डियर सर दिस इज विद रेफरेंस टू द कमिटी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दैट हाईलाइट। अब तो यहां पर ये जो वर्ड आपको गिवन है हाईलाइट, अब आपको इसको करेक्ट फॉर्म बताने कि इसके अंदर क्या होगा। तो सबसे पहला काम होता है कि हमें इसके अंदर आइडेंटिफाई करना होगा कि इसके अंदर टेंस कौन सा है। तो जब आप लोग इस सेंटेंस को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि भैया इसके अंदर तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यहां पर है। अब जब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ तो अब यहां पर हमारे पास में दो चॉइसेस बनेंगी वर्ब की, ठीक है। अब जो सबसे फर्स्ट चॉइस है वो ये है कि यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी बेस फॉर्म है उसी को एज इट इज लिख देंगे। और जो दूसरा होता है इसका ये होता है कि यहां पर आप लोग बोल सकते हो कि बेस फॉर्म होती है प्लस उसके अंदर एस होता है। अब यहां पे आपको एक बात ध्यान होनी चाहिए, यहां पर थोड़ा सा उल्टा होता है कि जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, वो हो अगर प्लूरल, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या यूज में लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म। लेकिन जब आप यहां पर देखोगे तो हमारे जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, तो यहां पे हमारे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेस फॉर्म प्लस एस। तो यहां पर ये सही आंसर हो जाएगा हमारा हाईलाइट्स, इसका एकदम से करेक्ट आंसर होगा।
अब इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसका कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है, हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाता है, वो है कि एरर और करेक्शन वाला क्वेश्चन। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, स्टूडेंट को इसे डर पता नहीं क्यों लगता है, और गलत भी मैक्सिमम यही होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको जब भी ऐसा हो तो आप इसको कैसे करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो आपको इसके अंदर चेक करनी है वो करनी है इसकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब अगर सही है देन फिर उसके बाद में आपको इसकी चेक करनी है वर्ब, और अगर वो भी सही है तो फिर आपको यहाँ पर चेक करना होगा इसका प्रीपोजिशंस, और फिर उसके बाद में भी अगर गलत है तो भैया इसका फिर क्वेश्चन ही गलत है। ऐसा ही होता है, क्योंकि मेनली क्या होता है कि इन 3-4 चीज़ों के अंदर ही एरर होते हैं, फिर उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि दिस डिलाइटफुल रेसिपी मस्ट बी कीप योर हंगर पैंग्स एट द बे विद इट बेक्ड स्पाइस एंड ओरिएंटल फ्लेवर। तो अब यहाँ पे हमें निकालना है कि इसके अंदर क्या एरर होगा। तो अब देखो यहाँ पर इसके अंदर सिंपल सा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप जब इसको देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा, वो दिखेगा मस्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि मस्ट हम लोग कहाँ पर यूज में लेते हैं। तो मस्ट हम लोग वहां पर यूज में लेते हैं जहां पर हमें क्या करना हो, किसी को ऑर्डर देना हो, या फिर हम लोग किसी का, हमारे ना एक कंफर्म है कि भाई तुझे ये करना है, ऐसा होना ही चाहिए। तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मस्ट को यूज में लेते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, इस सेंटेंस के अंदर आप क्या कर रहे हो, यहां पर आप है ना किसी को ऑर्डर या फिर ऐसा कुछ कंपलसरी वाली चीज नहीं कर रहे, आप यहां पर क्या दे रहे हो, अपना ओपिनियन दे रहे हो। तो जब कभी भी हम हमारा ओपिनियन देते हैं ना, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या यूज में लेते हैं, मस्ट नहीं लेते, हम लोग बोलते हैं विल, कि ऐसा हो जाए। कि यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी ये जो रेसिपी है वो तो अच्छी है, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे मेरे ओपिनियन में तो वो अच्छा रहेगा। तो इसीलिए हम लोग मस्ट को हटा करके यहां पर विल यूज में लेंगे, और विल हो जाएगा इसका करेक्शन, मस्ट हो जाएगा इसके अंदर एरर। देन फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होते हैं हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर। अब मेरे को इनका कंसेप्ट समझ में नहीं आता कि ये बनाया क्यों था, क्योंकि ऑनेस्टली बात है कि भाई ये सेंटेंस दिया हो फिर आप इसको अपने कन्वर्जेशन के अंदर लिख रहे हो, क्यों लिखना भाई, हम नहीं लिखना चाहते, पर ये नहीं समझते, हमें पढ़ने के लिए करना ही पड़ेगा बच्चों, फ्रस्ट्रेशन बहुत हो जाती है लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अब इसके अंदर कहा गया है कि अभिलाष एंड नेहा हैड अ कन्वर्सेशन विद द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ नेहा डांस एकेडमी। और अब आपको रिपोर्ट करना है, जो अभिलाष का क्वेश्चन है उसका वो ये है कि इज योर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग यू इन दिस वेंचर, कि भैया तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है वो इस वेंचर के अंदर तुम्हारी हेल्प कर रहा है या नहीं। तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो देखो ध्यान से मेरे साथ में करना, आपको हर एक चीज इसके अंदर अच्छे से समझ में आने वाली है। तो अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहा है हमारा अभिलाष जो है, वो क्या कर रहा है, अभिलाष क्या कर रहा है, नेहा से पूछ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अभिलाष आस्क्ड नेहा, कि भैया उसने क्या करा, नेहा से पूछा। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर जब कभी भी क्वेश्चन स्टार्ट हो, इसके अंदर ये पूछ रहा है कि क्या तुम्हारा दोस्त हेल्प करेगा। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, आस्क्ड नेहा दैट आएगा, और फिर इसके बाद में हम लोग लिखेंगे कि इफ, या फिर हम लोग लिखेंगे वेदर। अब हमने ये क्यों लिखा है कि क्या तुम्हारा, मतलब समझ रहे हो कि क्या वो हेल्प करेगा। तो हम लोग इसके अंदर इसको स्टार्ट करेंगे इफ, यहां पर योर जो है उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे हर के अंदर, ठीक है। यहां पर ये जो योर है हमने इसको कन्वर्ट किया है हर के अंदर, क्योंकि यहां पर है पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमें इसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू उसका चेंज करना होगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, योर को हर के अंदर चेंज करेंगे, योर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग। अब देखो यहां पर ये जो वर्ब है आपको इसको चेंज करना होगा, क्योंकि ये तो यहां पर सिंपल प्रेजेंट के अंदर, लेकिन आपको इसको कन्वर्ट करना होगा पास्ट के अंदर। तो आप लोग यहां पर इसको क्या करोगे, यहां पर करोगे वॉज हेल्पिंग आएगा, ठीक है। ये हमने यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगा दी, तो क्या करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर। फिर उसके बाद में यू इन दिस वेंचर, और यहां पर ये जो हमारा दिस है इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे दैट के अंदर, और यहां पर इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहां पे खत्म होता है। देन फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर कि हमें दिया हुआ है कि यहां पर भी डायलॉग हैं, 2 डायलॉग दिए हुए हैं। डायलॉग बाजी बहुत ही ज्यादा तगड़े वाली चल रही है। यहां पर चारा बोलती है कि व्हाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। वो पूछती है कि भाई तूने इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में क्यों पार्टिसिपेट किया। तो वहीं पर ही जो शबनम है वो बोलती है आई हैव कन्विंस्ड दिस प्रोग्राम हैज द पोटेंशियल टू एनहेंस माय एबिलिटीज, की भैया ये जो प्रोग्राम है, जैसे कि आप लोग भी करते होंगे कि यार मेरी है ना जो एबिलिटीज है उसको इससे एनहेंस मिले। अब देखो क्वेश्चन उसने क्या पूछा था, यहाँ पर जो सारा है उसका क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि व्हाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट। तो अब हमने क्वेश्चन लिख लिया कि हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या वाई के अंदर कोई कन्वर्जन होगा, यहाँ पर इसके अंदर कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा। देन फिर इसके बाद में देखो डिड है। अब डिड क्या है, ये है सिंपल सा पास्ट के अंदर है, सिंपल पास्ट के अंदर है। तो अब हम लोग इसे किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो जब आप पास्ट परफेक्ट के अंदर कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर देखो शबनम है, शबनम क्या है, वो है लड़की। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज में लेंगे शी, और फिर इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा हैड, और फिर उसके बाद में आगे क्वेश्चन एज इट इज हो जाएगा कि शी हैड चूजन टू पार्टिसिपेट, ठीक है।
सो अब हमारे पास में आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर आना चाहिए, वो आना चाहिए, कोई भी नहीं है, इसका आंसर ही नहीं है क्योंकि इसके अंदर वाई ही आ रहा है, तो यहां पर इसके अंदर करेक्शन होगा, ही की जगह पर यहां पर होगा वो शी, और इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में सी ऑप्शन। और इसी के साथ में इस वीडियो को लाइक हो जाना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी वीडियोस और मिलती रहे। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें सिंपल सा क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है कि आपको इसको फिल करना है। तो अब हमारा क्वेश्चन इस तरीके से है कि अ कॉपी ऑफ प्लान इज इनक्लोज्ड एंड फिर आपको दैट देन दिस में से बनाना होगा कि मे बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द टीम लीडर्स फॉर कंपाइलेशन। तो अब हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे, तो यहां पर देखो आप लोगों को पता होना चाहिए कि दैट हम लोग कहां पर काम में लेते हैं, देन हम लोग कहां पर काम में लेते हैं और दिस हम लोग कहां पर काम में लेते हैं। तो दैट हम लोग वहां पर काम में लेते हैं जहां पे कि जो ऑब्जेक्ट है वो तो हमारे पास, तो दैट हम लोग वहां पे काम में लेते हैं जहां पर कि जो ऑब्जेक्ट है जिसको कि हम लोग पॉइंट कर रहे हैं वो हमारे पास ना वो थोड़ा दूर हो, जैसे कि यहां पर दैट्स माय फ्रेंड टॉम ओवर देयर। तो मतलब क्या है कि हमारा जो फ्रेंड है वो हमसे थोड़ा दूर है, तो वहां पे हम लोग इसको काम में लेते हैं। और देन हम लोग वहां पर यूज में लेते हैं जहां पर कि हमें किसी टाइम को डिनोट करना हो, जैसे कि व्हेन आई फिनिश्ड माय स्टडी देन आई विल गो फॉर प्लेइंग फुटबॉल, या फिर जो भी आप कहो, जिसके अंदर कि क्या होता है कि हम टाइम कर रहे हैं कि भैया ये हो जाएगा उसके बाद। तो यहां पर ये दोनों चीजें कैंसिल होती हैं, बचता है दिस। दिस को हम लोग वहां पर यूज में लेते हैं जहां पर कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारे पास में हो। तो यहां पर क्या है कि जो लेटर है वो आ चुका है और उससे हमें सर्कुलेट करना है, तो इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिस, और ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, जिसके अंदर कि हमसे कहा गया है कि आपको एरर और करेक्शन निकालने हैं। वो ये है कि द कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग द अथॉरिटीज इन द एरिया फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय द क्लाइंट्स। तो अब यहां पर मैंने क्या कहा था, आपको सबसे फर्स्ट में जो आइडेंटिफाई करना है वो करनी है इसकी वर्ब। तो जब आप इसकी वर्ब देखोगे तो वो क्या है, वो है एम्ड। अब एम्ड के अंदर जब आप देखोगे तो यहां पर ये क्या है, ये कंप्लीट हो चुका है और इसके अंदर हमें क्या कहा जा रहा है कि ऐसा हो चुका है, लेकिन यहां पर करंटली। अब देखो यहां पर इसको सिंपल सा हिंदी के अंदर समझो, एम्ड का मतलब क्या होता है कि वो चाहती थी, कि मतलब ऐसा क्या हो गया, ये हो गया पास्ट के अंदर कि भैया वो चाहते थे कि हमारा बच्चा अच्छा ऑफिसर बने, लेकिन वो नहीं बना, चाहते थे। लेकिन अभी यहां पर क्या है कि द कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग द अथॉरिटी, तो मतलब क्या है कि यहां पर वो चाहती है, अभी भी करंट प्रोजेक्शन है, तो यहां पर हम इससे क्या करेंगे, एमिंग आएगा इसका करेक्ट आंसर। और सिंपल सा ये समझो कि यार ज्यादा अगर समझ में नहीं आई ये बात तो ये समझो कि ये क्या है, ये है पास्ट के अंदर और हमें इसको किसके अंदर, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा प्रेजेंट के अंदर। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, तो हम इसे सिंपल सा प्रेजेंट के अंदर इसे कन्वर्ट कर देंगे। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में हमारा अगला क्वेश्चन। देन फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर कि आपको एक एनालिटिकल रिपोर्ट दी हुई है, उसमें भी आपको एरर और करेक्शन निकालने। देखा 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, एरर और करेक्शन को अच्छे से कर लो, जिसके अंदर की टेंस, हेल्पिंग वर्ब और आपको प्रीपोजिशन का ध्यान रखना है। देन फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर की आप लोगों को एक एनालिटिकल रिपोर्ट दी गई है, उसका कंक्लूजन आपको दिया हुआ है, जिसके अंदर की कह रहे हैं कि इन द कंक्लूजन दिस स्टडी एक्सप्लोर्स द एसोसिएशंस अमंग द शॉर्ट स्लीप पैटर्न एंड ओवरवेट यंगस्टर्स। कि यहां पर सिंपल से यंगस्टर की क्या प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम ये है कि एक तो वो कम सोते हैं, दूसरा कि उनका ओवरवेट हो रहा है। जब कम सोओगे तो आपका ओवरवेट ही होगा, क्योंकि आप लोगों को वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए ओवरवेट होगा। इसका हमारी इससे कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन हमने क्या कहा था कि हमें इसको सिंपल सा चेक करना है। तो इसके अंदर आप लोग देखोगे तो वर्ब सही जगह पर, लेकिन यहां पर जो हमारा प्रीपोजिशन है जो कि होगा यहां पर अमंग, वो एकदम से गलत हो गया। अब ये गलत क्यों हुआ भैया, क्योंकि अमंग हम लोग कहां पर यूज में लेते हैं, अमंग हम लोग वहां पर यूज में लेते हैं जहां पर हमारे पास में मोर देन 2, या बोल सकते हो कि मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स हों। तो अब हम यहां पर 2 बातों की थोड़ी बात कर रहे हैं हम लोग। सिंपल से किसकी बात करें, एक तो स्लिप पैटर्न की और ओवरवेट की। तो यहां पर सिंपल से क्या है, 2 चीजें होती है। तो जब कभी भी 2 चीजें होती है हम उसके लिए यूज में लेते हैं बिटवीन, और BW को हम लोग बोलते हैं बिटवीन। और आप लोग कमेंट करो इसकी फुल स्पेलिंग अगर आपको आती होगी, बहुत सारे स्टूडेंट इसके अंदर भी गलती कर देंगे, देखते हैं कि किस किस को इसकी फुल स्पेलिंग आती है। तो अब हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा दिल से भावुक कर देने वाला है। तो भैया इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। तो अब देखो मेरा माइक भी मेरे पास में आकर के भावुक हो गया था। तो अब इसके अंदर कहा गया कि द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग एन इंजर्ड बट लेफ्ट मी ग्रेटफुल फॉर नोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग काइंड एंड कंपनसेट टू ऑल द क्रीचर्स। तो भैया जो भी एक जैसे कि बर्ड थी वो
हर्ट हो गई थी, तो उसको नर्सिंग करके उसकी हेल्प करके जो मेरे दिल को सेटिस्फेक्शन मिला ना, वो कहीं पे भी नहीं मिल सकता। जैसे कि मेरे को आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलता है एक रात पहले आपको याद आता है कि यार कल पेपर है, फिर आते हो ऐसी वीडियोस देखते हो जिससे मज़ा आता है, जिनमें आपको नॉलेज मिलता है, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ना। तो अब यहाँ पे हमें क्या है, ध्यान से देखो, अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि वो यहाँ पर क्या वो चीज़ कंटिन्यू हो रही है, उसने ना अभी भी उसको क्या वो फीलिंग आ रही है। तो जब कभी भी ऐसा हो कि जहां पर हमारी कंटिन्यूअसली फीलिंग चल रही हो, तो देखो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर उसको है ना अभी भी कंटिन्यूअसली फीलिंग आ रही है कि भाई मैंने अच्छा काम किया, और वो 2-3 दिन तक रहती है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो रहा है। तो जब कभी भी कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो तो हम लोग उसके लिए क्या यूज में लेते हैं, वो यूज में लेते हैं हम लोग यहाँ पर उसके लिए लेंगे फीलिंग, इसका एकदम से करेक्ट होगा। लेकिन अब आपके डाउट आएगा कि भैया ए वाला ऑप्शन तो सही होगा, एक बार बी वाला भी बता दो। इसके अंदर हैविंग फेल्ट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो काम हो चुका, ठीक है, वो काम हो चुका और उसके बाद में नया काम स्टार्ट होने वाला है। तो वहां पर हम लोग क्या यूज में लेते हैं, हैविंग फेल्ट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर कि आप लोगों को कहा गया है कि आपको रिपोर्ट करना है। डायलॉग दो लोगों के बीच में है। वेंडर बोलता है इट इज नाइस टू सी यू सर। फिर इसके बाद में कस्टमर बोलता है यस इंडीड, अनलाइक द लास्ट मंथ आई हैव बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम दिस मंथ। अब देखो यहाँ पर सिंपल सा आपको पूरा पूरा दे दिया गया है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपकी हेल्प करने के लिए थोड़ा सा लिख के दे दिया, वो ये है कि द vendor greeted his customer respectfully and mentioned that he was pleased to see him and the customer answered in affirmative and explained that। अब हमें ये जो सेंटेंस इसको पूरा पूरा कंप्लीट करना है। तो देखो यहाँ पे अब हम किस किस चीज को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा लास्ट मंथ है ना, उसको हमें कन्वर्ट करना होगा। देखो अब मैं हर एक बात आप लोगों को इसके अंदर बताने वाला हूँ। लास्ट मंथ जो है उसको हम लोग कभी भी, जैसे कि टुमारो होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं द डे आफ्टर टुमारो। तो लास्ट मंथ है तो हम लोग इसको बोलेंगे, द नहीं लगाएंगे इसके आगे, हम लोग इसको लगाएंगे प्रीवियस मंथ, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, प्रीवियस मंथ। और दिस को हम लोग इसके अंदर किसके अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं, दिस को हम लोग करेंगे यहाँ पर दैट में कन्वर्ट। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपल सा हम लोग जो पास्ट में करते आए हैं, जैसे कि हैव को हम लोग किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, वो कर देंगे हैड के अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि आपको नहीं आती है। तो कमेंट करके इसका आंसर अभी के अभी आ जाना चाहिए कि भैया इसका आंसर ये सही होगा। जो भी सही करेगा उसको मेरी तरफ से गिफ्ट जरूर से मिलने वाला है।